गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो जो हमने पढ़ी थी उसमें हम क्या कर चुके थे, हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था वह एंड कर चुके थे। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण और उनके गुणधर्मों की आवृत्तिता। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं हम डायगोनल का त्रिकोणीय। ठीक है, अब ये सब क्यों पढ़ेंगे हम उसके बारे में बात कर ले पहले। अब जैसा कि हमको पता है कि हमारे जो हमको एलिमेंट्स पता है यानी तत्व पता है, वो बहुत सारे तत्व होते हैं। तो अब उन तत्वों को कहीं ना कहीं सही जगह से हमको स्टडी करनी हो, तो हम ऐसा थोड़ी कि वो तत्व वहाँ से उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो इस तरह से हम हर जो एलिमेंट्स यानी तत्व है उनकी प्रॉपर्टीज़ पर्टिकुलरली या तो रख नहीं सकते इंडिविजुअली, है ना। तो उसके लिए क्या है, कुछ साइंटिस्ट सोचा कि चलो इनको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दें कि जिस तरह से क्या हो जाए, हमको इनका स्टडी करना क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो इसके लिए कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से कुछ नियम दिए थे, तो हम उनको पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहला जो दे रखा है हमको, वो दे रखा है डायगोनल का त्रिकोणीय यानी डायगोनस ट्राइड। ठीक है, यानी ट्राइड यानी त्रिकोणीय, यानी आपको समझ में आना है यहाँ पे तीन का कहीं ना कहीं बात कही जा रही है ना। तो क्या दे रखा है, इन 1829 द जॉन डायगोनल क्लासिफाइड certain elements in a group of 3. Each group was called a triad. The 3 elements in the triad have similar properties. The atomic mass of the middle element is a triad is approximately equal to the arithmetic mean of the other 2 element. यानी कि क्या है, 1829 में जितने एलिमेंट्स पता थे, यानी ये काफ़ी लॉन्ग समय है, काफ़ी क्या है, पास्ट का टाइम है। तो इस टाइम में जितने भी एलिमेंट्स नॉन थे, उन सभी एलिमेंट्स को डायगोनल नामक जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, इनको 3 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, है ना। यानी हर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को 3-3 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। और कुछ इस तरह से किया कि जो दोनों, जैसे मानो कि ये 3 आपको एलिमेंट दिख रहे हैं, है ना। तो इनको इन्होंने क्या बोला कि ये एक ट्राइड है। ट्राइड यानी 3 का समूह है ना। ये एक तरह से 3 का समूह है, और इनों में जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो कुछ इस तरह सिमिलर है कि पहले तो इनकी तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, तभी तो इनको ट्राइड में रखा गया। ठीक है, साथ ही साथ ये है कि जो हमारा लास्ट वन है और फर्स्ट वन है, इन दोनों का जो अर्थमेटिक मीन निकालेंगे वो हमारे सेंटर वाले के अर्थमेटिक मीन के क्या होगा, सही, सेंटर वाले का जो मास होगा उसके क्या होगा, इक्वल होगा। किस तरह से, यानी कि आपको यहाँ पे दिख रहा है जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन्होंने 3 का ग्रुप बनाया। ऐसे 3-3 के ग्रुप बनाए थे, तो उसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एक ग्रुप बनाया इन्होंने। और उनका कहना था कि जो लिथियम का मास जो है वो 7 है और जो पोटेशियम है उसका मास जो है वो 39 है। इन दोनों का जो अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, यानी कि इनका जो सेंटर नंबर होगा, है ना, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर जो डिजिट आएगी वो जो हमारा सेंटर वन लिखा हुआ है, यानी सेंटर वन जो रहेगा हमारा ट्राइड में यानी त्रिक में, उसके मास के बराबर होगा। जैसा कि आपको एग्जांपल में दिख रहा है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की बात की है। लिथियम का 7 और पोटेशियम का 39 दे रखा है। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करने पर, यानी इनका अर्थमेटिक मीन निकालने पर, ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पे 23 आ रहा है। तो 23 किसका है, सोडियम का वेट होता है। ऐसा सोडियम का वेट होता ही है ना। और ये हमने कहाँ से, हमको यहाँ भी पता चला कि हम 3 के समूह में इनको डिवाइड कर रहे हैं, तो भी आ रहा है यही आंसर। इसी तरह से कैल्शियम, ब्रोमीन और आयोडीन को किया गया, सॉरी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को किया गया, है ना। अब ये तो ठीक था कि हाँ चलो 3-3 के रूल में हम बना लेंगे। तो ये किसका रूल था, ये जो रूल था वो किसका था, डायगोनल का। डायगोनल का कहना था कि अगर हमको एलिमेंट्स को रखना ही है अगर ग्रुपिंग करके, तो हम 3-3 का ग्रुपिंग करके रख सकते हैं, जिसमें 3 जो एलिमेंट्स रखेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अब ये तो डायगोनल का वो हो गया रूल, बट परंतु इस विधि से समस्त तत्वों के तरीकों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, डायगोनल का क्लासिफिकेशन तो ठीक था और कुछ कुछ सही भी बैठ रहा था, बट प्रॉब्लम ये थी कि सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं हो रहा था। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जहाँ पर क्या है अप्रोक्सी क्या है वो रूल नहीं लग रहा था। जैसे कि आपको दिख रहा है ना क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पर, है ना। क्लोरीन और ब्रोमीन के जो हम अगर अर्थमेटिक मीन निकालते हैं दोनों को प्लस करके, तो उस ब्रोमीन का यू वेट 80 होता है, पर यहाँ आ क्या रहा है 81.25 आ रहा है। इसी तरह से बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उन पर ये रूल क्या हो रहा था, अप्लाई नहीं हो रहा था, इसलिए ये क्या हो गया, रूल
फेल हुआ। देन जो नेक्स्ट वाला पढ़ना है हमको, नेक्स्ट दे रखा है हमको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो उसके बारे में बात करने वाले। अब न्यूलैंड जो थे उन्होंने ये काम कब किया, 1863 से 1864, यानी कि ये भी काफ़ी क्या है, एक हिस्ट्रिकल पीरियड हो गया है ना, काफ़ी पुराना टाइम हो गया। न्यूलैंड presented the law of octaves, according to which when the elements are arranged in the order of increasing atomic mass, the properties of 8 elements starting from a given one is a kind of repetition of the first. The property of the element is repeated at every 8 element, like the 8 note in the octave of music. यानी कि क्या कहना था न्यूलैंड का, न्यूलैंड ने जो लॉ प्रेडिक्ट किया वो कब किया, कुछ 1864 से 1865 तक, है ना। हमको 3 यहाँ पे सन दिया, मतलब इनके बीच में कहीं ना कहीं और न्यूलैंड ने क्या किया था, अपना ऑक्टेव का रूल लिया था, ठीक है। यानी कि ये भी किसके बेसिस पे था, जितने भी बेसिस एलिमेंट, यानी जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम क्या थे पता थे, उनके बेसिस पर था। इनका कहना था कि हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को 8 के ग्रुपिंग में डिवाइड कर देंगे, यानी क्या रहेगा, कुछ इस तरह से ग्रुपिंग होगी कि हम जो स्टार्टिंग जो एलिमेंट रहेगा, यानी कि हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि हम इस तरह से कुछ कर रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हमने, ठीक है। तो ये 8 जो रहेगा, यही 8 जो रहेगा यहाँ से फिर इतना ये हो जाएगा ग्रुप। देन फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम क्या करेंगे, नंबर्स में, मतलब इस तरह से हमारे क्या करेंगे, एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इतना आपको दिख रहा है। अब इनका कहना था कि ये कुछ इसी तरह से रहेगा ये डिवाइडेशन, जिस तरह से संगीत के जो स्वर होते हैं, यानी संगीत जो म्यूज़िक में ऑक्टेव्स होते हैं ना, 8 स्वर होते हैं, जैसे सारे गामा पाधा निसा, और फिर से क्या हो जाता है, इस तरह स्टार्ट हो जाता है ना। जो म्यूज़िक रहता है उसमें मेनली क्या रहते हैं, 8 स्वर रहते हैं। तो इसी के बेसिस पर न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव नियम दिया था। उनका कहना था कि जिस तरह से संगीत में 8 स्वर होते हैं, और इस तरह से हम क्या करते हैं, उनको हर 8वें स्वर पे क्या होता है, स्वर फिर से रिपीट होता है, वही स्वर जो पहले था वही 8वें स्वर में, जैसे यहाँ पे दिख रहे हो ना, सारे गामा पाधा नीसा, तो फिर से स्टार्ट कहाँ से होगा, सा से ही होगा, अगर हमको फिर से पढ़ना है इसको। तो इसी तरह से 8वां स्वर क्या होगा, हमेशा रिपीट होगा, है ना। टोटल 7 स्वर होते हैं, 7 को हमने अरेंज कर दिया, 8वां स्वर क्या होगा, हमेशा रिपीट होगा। जो हमारा पहला स्वर है वो भी स रहेगा, और 8वां भी क्या रहेगा, स रहेगा। तो इसी तरह से इनका ये कहना था कि जो पहला स्वर जो रहेगा वो उसी के सिमिलर जो 8वां स्वर आएगा, यानी 8वां जो एलिमेंट आएगा उनकी प्रॉपर्टी सेम होएगी। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, जो लिथियम है, इनका कहना था कि लिथियम के बाद अगर सोडियम 8वां बन रहा है, यहाँ पे लिथियम से स्टार्ट करा हमने, 7वां हो गया हमारा फ्लोरीन, फिर 8वां क्या है हमारा, सोडियम आ गया। तो इसी तरह से इनका कहना था हर 8वां तत्व की प्रॉपर्टी पहले तत्व की प्रॉपर्टी की सेम होएगी। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग में बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 कौन सा बन रहा है, मैग्नीशियम बन रहा है। तो वही है कि बेरिलियम जो होगा उसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के समान होगी। इसी तरह से बोरॉन जाएगी, उसकी एल्यूमिनियम के समान रहेगी। यानी हर 8वें तत्व की प्रॉपर्टी उस पहले तत्व की प्रॉपर्टी के समान रहेगी। जहाँ से हम 8 काउंट कर रहे हैं वहाँ से, है ना। जैसे बोरॉन से काउंट करेंगे तो 8वां तत्व कौन सा आएगा, 8th एलिमेंट कौन सा आएगा, एल्यूमिनियम आएगा। तो इस तरह से न्यूलैंड ने क्या करा था, अपना ऑक्टेव का रूल दिया था। यानी कि जिस तरह से संगीत में 7 स्वर होते हैं और 8वां स्वर फिर से वही सेम स्वर होता है, तो इसी तरह से क्या करा इन्होंने, सारे एलिमेंट्स को भी अरेंज करा और बताया कि जैसा पहला एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वही क्या होगी, 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो ये तो न्यूलैंड ने बता दिया, बट इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। बाद में यह देखा गया कि यह उच्च परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होता, यह केवल कैल्शियम तक सही प्रतीत होता है, इसलिए इस नियम पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। फिर भी इसी नियम से पहली बार यह पता लगा कि तत्वों के परमाणु भारों और गुणों में आवर्तिता पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो रूल बनाया इन्होंने, ये सिर्फ कहाँ तक लागू हो रहा था, सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था। उसके बाद ये क्या हो रहा था, ये रूल जो है वो काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये रूल तो हो गया एक तरह से फेल, बट इस रूल से हमको पता चला कि हम कुछ इस तरह से हमारे एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं कि पहला जो एलिमेंट्स है वो कहीं ना कहीं दूसरे एलिमेंट जो होते हैं उनसे भी क्या रखते हैं,
उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी जो क्वालिटीज़ होती है वो क्या होती है, कुछ कुछ सिमिलर होती है। तो उसी के बारे में हमको किससे पता चला था, सबसे पहले न्यूटन के ऑक्टेव लॉ से पता चला था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमको पढ़ना है वो पढ़ना है हमको लोथर मेयर के रूल के बारे में, यानी लोथर मेयर अरेंजमेंट के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करें। इन 1869 अ German chemist Lothar Meyer studied the physical properties of several elements like atomic value, melting point, and boiling point. He stated that there is a close relationship between the atomic value and the atomic weight of element. यानी कि क्या है, 1869 में अब किसने काम किया, लोथर मेयर ने। लोथर मेयर ने क्या करा कि कुछ जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी क्या है, हर की एक एक की प्रॉपर्टीज़ को क्या करा, एग्जामिन किया। और उन्होंने ये बताया कि जो क्या रहता है, एटॉमिक वैल्यू जो रहती है ना, यानी कि जो एटम का जो आयतन रहता है यानी वॉल्यूम जो रहता है वो कुछ कुछ नियर रहता है, यानी कि उसका कुछ ना कोई रिलेशन रहता है किससे, उसके एटॉमिक वेट से। यानी कि एटॉमिक जो रहते हैं हमारे, उनकी जो वॉल्यूम रहेगी वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है उनके एटॉमिक वेट से। और इन्होंने क्या करा, इसी बेस पर एक ग्राफ तैयार किया था। और इनका कहना था कि इन ग्राफ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारे एलिमेंट्स जो है उनको अरेंज कर सकते हैं। तो क्या क्या, तो ग्राफ जो इन्होंने बनाया था वो किस तरह से बनाया था, उन्होंने क्या किया था, सबसे प्रबल धन विद्युतीय क्षार धातुएं वक्र शिखाकर स्थान पर पाई जाती है। यानी उन्होंने कुछ इस तरह से, हम पहले देख सकते, कुछ इस तरह से क्या करा था, उन्होंने ग्राफ प्रोड्यूस किया था। ठीक है, और उनका कहना था कि हम क्या करेंगे, जो मेन धातुएं होती है, जैसे हमारी क्या होती है, सबसे पहले जो हार्ड जो एलिमेंट मेटल्स जो होती है हमारी, क्या बोला है, सबसे पहले हमको सम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्काली मेटल्स द पीक पोजिशन ऑन द वन। ये क्या है, जैसे एल्काली मेटल्स जो होती है, जो मेटलिक धातु होती है, जो हमारी मेन होती है, उनको हम क्या करेंगे, पीक पोजिशंस पर रखेंगे। यानी सबसे ऊंचे किसको रखेंगे, जो एल्काली मेटल्स होती है हमारी, उनको सबसे पीक पर रख देंगे। देन द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्काली अर्थ मेटल्स ऑक्यूपाई पोजिशन ऑन द स्लोप ऑफ द कर्व। और क्या है, जो इससे जो लेस पॉजिटिव होती है यानी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, उनको कहाँ रख देंगे, उनके जस्ट नीचे कर्व पे रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वंस है वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ दिख रहा है आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना। तो इस तरह से उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या एग्जामिन किया कि जो हमारा एटम्स होता है उनकी वॉल्यूम यानी जो उनका आयतन होता है वो, और जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनका जो एटॉमिक मास होता है उसको रिलेट करके इन्होंने एक वक्र तैयार किया था कुछ इस तरह से। इसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि क्या होता है, किस तरह से हम हमारे एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। बट ये जो ऑब्जर्वेशन था लोथर मेयर का, वो क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर था। तो ये सब क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टी की बेसिस पर था। तो इस वजह से क्या हो गया, इन्होंने इस तरह से क्या करा, सिर्फ इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे इस तरह से अरेंज करा था। बट कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी ड्रॉबैक्स है। एक तो ये क्या था, सही से क्या अंडरस्टैंड करना इजी नहीं था इसको, है ना। और इसमें क्या था, हर किसी भी तत्व का सारी प्रॉपर्टीज़ इंडिविजुअली याद रखना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये रो भी था जो लोथर मेयर का, वो भी क्या हो गया, फेल हो गया। अब इसके बाद जो हमको स्टार्ट करना है वो पढ़ना है हमको मैनलिफ के लॉ के बारे में। आपने सभी ने सुना है मैनलिफ के बारे में, है ना। जो मैनलिफ था उन्होंने जो हमारा इनकी जो दी थी पेरियोडिक टेबल, इन्होंने सबसे पहले पेरियोडिक टेबल की बात की थी और इन्होंने ही बताया था कि हम क्या कर सकते हैं। इनका कहना यह था कि जो हमारा एटॉमिक वैल्यू मास जो रहता है उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इनको पढ़ना। इन 1869 मैनलिफ प्रपोज्ड अ लॉ बिफोर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स विच इज कॉल्ड पेरियोडिक लॉ। अकॉर्डिंग टू him, physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic mass. That is, on placing element in increasing order of their atomic masses, elements having similar properties are repeated after a regular interval. This law means the on placing the element in a square sequence of their atomic masses, their properties change, but after a definite interval element of approximate
सेम प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। यानी क्या है, सबसे पहले इन्होंने जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करने से पहले एक रूल दिया था। इनका कहना ये था कि जिससे हमारे जो उस रूल को क्या कहा गया, सबसे पहले जो उन्होंने रूल दिया उस रूल को क्या कहा गया, आवृत्ति, यानी क्या कहा गया, पीरियोडिक लॉ कहा गया। इनका कहना यह था कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं यानी जो हमारे तत्व होते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज सही, बट साथ साथ जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है यानी भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं, उनके क्या होते हैं, उनके परमाणु भार जो होते हैं यानी उनका एटॉमिक वेट जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है, उनके आवृत्ति फलन होते हैं। यानी क्या होता है, उनके आवृत्ति फलन होते हैं। किस तरह से, यानी कि इनका ये कहना था कि हम उनके बेसिस पर ही इनको क्या कर सकते हैं, इनमें रिलेशन देख सकते हैं। किन में, हमारे एलिमेंट्स में। वो इस तरह से कि जैसे हम अगर एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करें कि क्या हो कि एक तरह से हम क्या करें, एक लाइन में यानी कि एक सीरीज़ में अगर इनको अरेंज करते हैं तो कुछ इस तरह से कि हर इंटरवल के बाद यानी कि हर एक जहाँ पर हम एक निश्चित पीरियड डिसाइड करें कि इस पीरियड के बाद हम क्या करेंगे, उस सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट रहेगा उसी सेकेंड एलिमेंट से क्या करेगा, उसके जस्ट नीचे आने वाला सेकेंड एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी सेम होगी। इसी तरह से थर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी सेम होगी, बट हम अरेंज किस हिसाब से करेंगे, उसके एटॉमिक मास पर। यानी कि हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास पे क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हो। तो एक निश्चित पीरियड के बाद यानी एक निश्चित समय के बाद हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट तत्व जो उसके नीचे आएगा उसकी प्रॉपर्टी उससे पहले वाले की प्रॉपर्टी सेम होगी। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मास के बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। किसका कहना था ये, मेनलिफ का कहना था। और उसी बेसिस पर इन्होंने क्या करा, एक पीरियोडिक टेबल बना दी। यानी कि क्या करा, सारे जो एलिमेंट्स उस समय ज्ञात थे कब, मेनलिफ के टाइम यानी 1869 तक जितने भी एलिमेंट्स पता थे उन सबको इन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। किसके बेसिस पर, एटॉमिक मास के बेसिस पर। और इसको उन्होंने क्या नाम दिया, उसको नाम दिया आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल नाम दिया था। और इस प्रकार के वर्गीकरण को उन्होंने क्या करा, क्या कहा, आवृत्ति वर्गीकरण करा। क्यों, क्योंकि हर आवृत्त के बाद क्या हो रहे हैं, तत्व की जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है वो तत्व क्या हो रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने इस नियम को क्या नाम दिया, आवृत्ति वर्गीकरण कहा। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी कि इसके मेनलिफ का जो इन्होंने बताई थी वो और क्या क्या प्रॉपर्टीज ध्यान रखते हुए इन्होंने क्या करा था, पीरियोडिक टेबल तैयार की थी। इनके पीरियोडिक टेबल थी कैसी, ठीक है। मेनलिफ की मूल आवर्त सारणी में 8 स्तंभ और जिन्हें समूह कहते हैं। यानी इन्होंने क्या कहा कि इनकी जो आवर्त सारणी रहेगी वो, अब हम देख लेते हैं एक बार मेनलिफ की आवर्त सारणी, वो कुछ इस तरह से थी। इनका कहना था कि इसमें क्या रहेंगे, 8 स्तंभ रहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या रहेगा, इसमें जो 8 जो स्तंभ रहेंगे यानी जो 8 जो स्तंभ है उनको क्या कहेंगे, ये समूह कहेंगे यानी ग्रुप कहेंगे, ठीक है। द वर्टिकल कॉलम रिस्पेक्ट फर्स्ट टू 8 ग्रुप except 8 group, each group is divided into 2 सब ग्रुप A and B। यानी कि क्या कहा इन्होंने कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 8 जो हमारे होंगे 8 ग्रुप होंगे, हमारी जो पीरियोडिक टेबल होगी उसमें से क्या रहेंगे, जो 8th ग्रुप रहेगा उसको छोड़कर जो हमारा फर्स्ट टू 7th ग्रुप रहेगा उसमें क्या पाएंगे, ग्रुप A पाया जाएगा और ग्रुप B भी होगा। कुछ इस तरह से, 1 मिनट, इस तरह से या दिख रहा है आपको, ए बी लिखा हुआ, सिर्फ किसको छोड़कर, जो 8th ग्रुप है उसको छोड़कर जितने भी ग्रुप्स होंगे वो कितना क्या काय में डिवाइड होंगे, ए और बी में डिवाइड होंगे। उसके अलावा क्या पाए जाएंगे, और इस तरह से हम ए और बी और ग्रुप डिवाइड तो करेंगे, बट जो ए और बी के ग्रुप के जो एलिमेंट्स रहेंगे उनके जो गुण रहेंगे यानी कि जिनकी प्रॉपर्टीज होगी कुछ ना कुछ क्या होगी, इक्वली रहेगी। हम माना कि हम जो फर्स्ट है उसको ए और बी में डिवाइड कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी, ठीक है। वे जो 8th ग्रुप रहेगा वे तत्व थे जो कि तीनों के त्रिकों के रूप में व्यवस्थित थे। और जो समूह 8 था यानी 8th जो ग्रुप था आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो कौन सा ग्रुप है, वो ग्रुप है जहाँ पे क्या हो गया था, इन्होंने उनको रखा जो क्या ट्राइड नियम में आ रहे थे, उनको कहाँ रखा उन्होंने, 8th ग्रुप में रखा था। किसी जो ट्राइड नियम को फॉलो कर रहे थे उनको कहाँ रखा था, 8th ग्रुप में रखा था,
ठीक है। इसके अलावा इस सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियाँ भी थी, यानी क्या था इसमें 7 हॉरिजेंटल रोज भी थी। आपको दिख रही है यहाँ पे 7 हॉरिजेंटल रोज है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो 7 हॉरिजेंटल रो भी थी। और ये क्या था, ये जो 7 हॉरिजेंटल रो थी, इनको इन्होंने क्या कहा, इनको कहा जाता है श्रेणियाँ या पीरियड्स कहते हैं। किसे, जो 7 हॉरिजेंटल रोज और दिख रही है उनको क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। और जो आपको दिख रही थी वहाँ पर ऊर्ध्वाधर दिख रही थी यानी वर्टिकल्स थी, वो क्या थी, वो थे ग्रुप्स। यानी मैनलिफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें 8 ग्रुप और 7 पीरियड्स है, यानी कि 8 समूह और 7 श्रेणियाँ थी, ठीक है। और इन्होंने इस तरह से क्या करा था, अरेंज किया था। इनके अलावा इन्होंने कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स छोड़ दिए थे जिसका इनको कहना था कि हाँ, ये जो इन्होंने पीरियड्स ब्लैंक छोड़े थे, इनका कहना था कि इन फ्यूचर इनमें कुछ ऐसे तत्वों का हमको पता चलेगा जिनको हम क्या कर सकते हैं, इन जगहों पर रख पाएंगे। यानी इन्होंने पहली ये भविष्यवाणी की थी कि हम क्या करेंगे, फ्यूचर में कुछ ऐसे तत्व भी पता होने वाले हैं जो मैंने ब्लैंक जगह छोड़ी हुई है यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में, वो फ्यूचर में जाके क्या हो जाएगी, भर जाएगी। यानी कि फ्यूचर में कुछ ऐसे एलिमेंट भी नॉन हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या कर दिया था, जो मैनलिफ ने अपनी क्या कर दी, पीरियोडिक टेबल दी थी। तो अब क्या क्या था, मैनलिफ की जो पीरियड्स है, पीरियड्स में क्या थे, टोटल 7 पीरियड्स है ना, यानी 7 आवृत थे। हमने देखा ना कि मैनलिफ की जो आवृत सारणी है इसमें 7 आवृत हैं, दिख रहा है आपको। तो ये 7 आवृत में भी किस तरह से डिवाइड किया था उन्होंने, तो जब सबसे पहला आवृत था यानी फर्स्ट पीरियड हैज़ 2 एलिमेंट्स, इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। यानी जो सबसे पहला पीरियड था, दिख रहा है आपको, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही है, तो इसको क्या कहा इन्होंने, शॉर्ट पीरियड का। उसके बाद कौन सा, सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में कितने थे, 8 एलिमेंट्स थे। सेकेंड पीरियड जो है उसमें टोटल 8 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो उसको क्या कहा गया, इसको शॉर्ट पीरियड कहा गया, यानी लघु आवृत कहा गया। ऐसे ही चौथे और 5वां पीरियड जो था वो लॉन्ग पीरियड कहा गया। क्यों, क्योंकि उसमें कितने 18 एलिमेंट्स थे। ऐसे जो 6th था उसमें 32, ठीक है, तो उसे अति दीर्घ आवृत कहा गया। और जो 7th है वो इनकम्प्लीट लॉन्ग पीरियड, उसे अपूर्ण दीर्घ आवृत कहा गया। अपूर्ण इसलिए कहा गया क्योंकि उनका कहना था कि इन फ्यूचर इसमें जाके क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स फिल अप होंगे, इन फ्यूचर एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी, तो वो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसकी जगह लेंगे। इनमें से कुछ तत्व रेडियोधर्मी भी है, इन्हें भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए खाने रिक्त हैं। और इनमें से कुछ ग्रुप जो है, कुछ जो एलिमेंट्स वो क्या है, रेडियो एक्टिव भी है, ठीक है। तो और इसके अलावा इन्होंने कुछ ब्लैंक जगह भी छोड़ी थी, किसके लिए, फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स के लिए। उसके अलावा जो ग्रुप्स थे, देयर आर ओनली 8 ग्रुप इन द मैनलिफ्स पीरियोडिक टेबल बिकॉज इनर्ट गैस वर अननोन एट दैट टाइम। क्या था, जो मैनलिफ की पीरियोडिक टेबल थी उसमें कैसे क्या थे, सिर्फ कितने ग्रुप्स थे, 80 ग्रुप्स थे। क्यों, क्योंकि मैनलिफ ने जब इस पीरियोडिक टेबल को प्रोड्यूस किया था तब क्या था, जो इनर्ट गैसेस थी यानी अक्रिय गैसें होती है, उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। इसे शून्य वर्ग कहा गया है। इन्हें हम क्या कहते हैं, शून्य वर्ग कहते हैं। क्यों, क्योंकि क्या हुआ था, मैनलिफ ने जब पीरियोडिक टेबल दी थी तब क्या था, ये अननोन थी, बट बाद में इसका पता चला तो इसको मैनलिफ की टेबल में किस तरह से ऐड किया गया, इसको 0 ग्रुप मानकर अलग से ऐड कर दिया गया। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये 0 ग्रुप है ना, और ये अलग से क्या है, ये एलिमेंट्स एडेड है। क्यों, क्योंकि इसके बारे में मैनलिफ ने नहीं बताया, ये तो मैनलिफ के टाइम थी नहीं, बट बाद में पता चला तो इसको क्या करा, अलग से ऐड कर दिया गया। उसके बाद इसे शून्य वर्ग यानी इसको 0 ग्रुप कहा गया। इस प्रकार इनकी कुल 9 संख्या हो गई। तो इस तरह से ग्रुप की टोटल कितनी नंबर्स हो गए, टोटल 9 नंबर्स हो गए। किसमें, मैनलिफ की पीरियोडिक टेबल में 1 से 8 तक वर्ग है तथा एक शून्य वर्ग है। टोटल 8 तो ग्रुप हमने पढ़ा और एक ये 0 ग्रुप हो गया, तो टोटल 9 ग्रुप हो गए। शून्य और 8वें वर्गों को छोड़कर सभी वर्ग में 2 उपवर्ग में विभाजित है। और हमने देखा ना यहाँ पे कि जो ये क्या ए बी में डिवाइडेड है, सिर्फ किसको छोड़कर, एक तो 8th वाले को छोड़कर और एक जो अभी 0 वाला पता चला उसको छोड़कर, बाकी जो सारे एलिमेंट्स है वो किसमें, ए बी ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप है वो भी ए बी ग्रुप में डिवाइडेड है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, अपनी मैनलिफ ने अपनी जो पीरियोडिक टेबल थी वो इस तरह से दी थी। अब इसकी बेसिस पे मैनलिफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी क्या एडवांटेजेस थे हम ये पढ़ लें। अब
है ना, आपको दिख रहा है ना, ये मेनलिफ की पीरियोडिक टेबल है। इस तरह से उन्होंने क्या कर रखा है, किसके बेसिस पर अरेंज किया था इन्होंने, एटॉमिक मास के बेसिस पर क्या करा था, अरेंज किया था कि एलिमेंट्स को। उसके बाद दिख रहा है आपको मेनलिफ के आवर्त सारणी की उपयोगिता है, यानी कि एडवांटेज क्या थे मेनलिफ के आवर्त पीरियोडिक टेबल के। तो सबसे पहला देखें, तत्व के गुणों आदि में अध्ययन में सुविधा। अब सबसे पहला तो ये सबसे फायदेमंद रहा कि उन्होंने बताया था कि इन्होंने क्या कहा कि जो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में रखे हुए हैं, इनका कहना था कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी केमिकल और फिजिकल, वो क्या होगी, सिमिलर होगी। तो सबसे पहला एडवांटेजेस तो यही हो गया ना कि अगर एक ही ग्रुप में हमको पता चल जाए कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज सेम होगी, तो इनके स्टडी में भी क्या होगी, हमको फ़ायदा होगा, है ना। तो सबसे पहला क्या एडवांटेज था कि इनकी पीरियोडिक टेबल की हेल्प से हमको क्या मिला, जब हमको अगर एलिमेंट्स को स्टडी करना होगा तो उनकी स्टडी में क्या मिला, फ़ायदा मिला। देन सेकंड दे रखा है नए तत्वों की खोज इन डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। मेनलिफ ने से पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि जो मैंने ब्लैंक प्लेस छोड़ी है वो इन फ्यूचर आने वाले एलिमेंट्स के लिए छोड़ी है, यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर दिया था कि डिस्कवरी हो सकती है इसकी नए एलिमेंट्स की। तो इसी तरह से हमको क्या हो रहा है, नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी के बारे में भी इससे जानकारी मिली। देन नेक्स्ट दे रखा है परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में इन डिटरमाइनिंग एटॉमिक वेट। और मेनलिफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसने हमको एटॉमिक वेट के बेसिस पर थी, तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक वेट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। किस तरह से, जो इक्विवेलेंट वेट होगा उसमें क्या की जो उसकी वैलेंसी रहेगी उसको हम इंटू करके क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। ये सब हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ भी चुके हैं। उसके बाद दे रखा है संदिग्ध परमाणु द्रव्यमानों में संशोधन, करेक्शन ऑफ इनएक्यूरेट एटॉमिक वेट। कुछ एटॉमिक वेट ऐसे भी थे जो इनएक्यूरेट थे, यानी कि उनमें क्या था, कोई निश्चितता नहीं थी कि हाँ यही इसका एटॉमिक वेट हो सकता है। तो उसके बारे में भी क्या है मेनलिफ ने क्लियर किया था। उसके अलावा हेल्प इन रिसर्च, साथ ही रिसर्च में भी हेल्प हुई, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर दिया था कि एलिमेंट्स क्या हैं, हमको इन फ्यूचर मिल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से भी हमको क्या मिला, क्योंकि मेनलिफ ने क्या करा था, ये भी क्या कर लिया था, अज्यूम किया था, और साथ ही ये भी बताया था कि जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या करेंगे, दूसरे एलिमेंट के साथ कहीं ना कहीं क्या रखते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं। तो उसी तरह से हम ये भी बता पाए कि हमारा जो नेचर रहेगा एलिमेंट का वो दूसरे एलिमेंट के साथ कैसा रहेगा, उसके बारे में भी हमको क्या बोलेगा, जो मेनलिफ की टेबल थी उससे क्या हो गया, हमें नॉलेज मिल गया। ठीक है, तो ये तो इनकी इम्पोर्टेंस थी। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे वो पढ़ लें, यानी कि क्या थे, कमियाँ क्या क्या रह गई थी मेनलिफ की टेबल में, क्योंकि मेनलिफ ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम किया था, और इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसी के बेसिस पर हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी इसी के बेसिस पर है। बट इनके कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे, उन ड्रॉबैक्स के बारे में हम पढ़ लें। तो सबसे पहला जो था वो था हाइड्रोजन की स्थिति, यानी जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी वो मेनलिफ की टेबल में क्लियर नहीं थी। आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो मेनलिफ की टेबल है उसमें हाइड्रोजन क्या है, 2 जगह दिख रहा है आपको। एक तो हाइड्रोजन फर्स्ट जगह है ही सही, है ना, फर्स्ट ग्रुप में है ही। उसके अलावा हाइड्रोजन को इन्होंने कहीं ना कहीं 7th ग्रुप में भी रखा है, यानी कि ये हाइड्रोजन की पोजीशन है वो क्लियर नहीं कर पाए थे। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक था वही यही था कि इन्होंने हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं कर पाए थे। उसके अलावा तत्व की व्यवस्था में विसंगति, डिसिमिलरिटी इन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। किस तरह से कि कुछ तत्व ऐसे भी थे, परमाणु द्रव्यमानों का क्रम नहीं, असमान तत्वों को एक साथ रखना और समान गुण वाले तत्वों को अलग रखना। इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था जिनके जो इनका एटॉमिक वेट था, है ना, वो ज़्यादा था, बट उनको क्या हो गया, पहले अरेंज कर दिया गया, जबकि जिनका एटॉमिक वेट कम है उनको क्या करा गया, बाद में रखा गया। कुछ किस तरह से, जैसे हम आर्गन और पोटेशियम को देख सकते हैं। यहाँ पर आर्गन दिख रहा है आपको, यहाँ पर 39.944 आर्गन का है, जबकि जो हमारा पोटेशियम उसका 39.100, यानी पोटेशियम का एटॉमिक वेट कम है, जबकि इसको क्या रखा गया, बाद में रखा गया। जब और जो आर्गन का एटॉमिक वेट ज़्यादा है उसको आगे रखा गया। इसी तरह से कोबाल्ट और निकिल में भी देख सकते हैं। जो कोबाल्ट है ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, कोबाल्ट जो है उसका 58.94 है, जबकि निकिल का कितना है, 58.69 है।
यानी निकेल का जो है वो एटॉमिक वेट कम है और कोबाल्ट का ज़्यादा है, फिर भी कोबाल्ट को पहले और निकेल को बाद में रखा गया। तो इस तरह से कुछ एलिमेंट्स को क्या कर पाए, ये प्रॉपर्ली अरेंज नहीं कर पाए। उसके अलावा कुछ जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स थे जैसे थे, उनको क्या कर दिया गया, अलग अलग रख दिया गया, जबकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स को साथ में रख दिया गया जिनमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं थी। ठीक है, उसके अलावा क्या नहीं कर पाइए, समस्थानिकों का स्थान यानी पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। अब क्या है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, और आइसोटॉप्स के बारे में इनमें कोई भी बात नहीं कर पाए, इसलिए आइसोटॉप्स की पोजीशन भी यहाँ पे क्लियर नहीं की मेंडलीफ ने। उसके अलावा 8वें वर्गीय तत्वों का स्थान, पोजीशन ऑफ 8 एलिमेंट। अब क्या है, जो 8 ग्रुप था वो मेंडलीफ ने बनाया था, बट उनमें जो है एलिमेंट्स की पोजीशन को ये क्लियर नहीं कर पाए थे। उसके अलावा दुर्बल मृदा तत्वों का स्थान यानी पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, यानी कि कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उनकी पोजीशन भी इन्होंने क्या कहा था, क्लियर नहीं की थी। उन्होंने क्या कहा था, ए ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट्स कॉल्ड रेयर एलिमेंट अर्थ और lanthanide are placed together at one place while their atomic weight are different. Similar 14 element actinides are also placed together. यानी क्या कहा गया, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, उनको फिर भी सेम रख दिया गया। जैसे हमारे जो दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं, आपको यहाँ दिख रहा है पेरियोडिक टेबल में मेंडलीफ की, यहाँ पे आपको दिख रहा है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ये क्या होते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं। तो इनको भी, इनकी जो पोजीशन है वो भी क्या हो गई, क्लियर नहीं कर पाए थे। इनके बाद आने वाले जो इनमें ये जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स सीरीज होती है, इनमें 14 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ कहीं से कहीं तक सेम नहीं है जिस ग्रुप में इनको रखा गया है, तो इनकी पोजीशन भी क्लियर नहीं कर पाना मेंडलीफ की सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। उसके अलावा दे रखा है हमको, जो नेक्स्ट दे रखा है वो दे रखा है निष्क्रिय गैसों का स्थान, क्योंकि मेंडलीफ के टाइम जो 0 ग्रुप गैसेस थी, निष्क्रिय गैसें थी, उनके लिए क्या था पता ही नहीं था, तो उन्होंने इनके लिए क्या हो गया, कोई भी प्लेस भी नहीं छोड़ी थी, इसलिए ये भी क्या हो गया था, एक ड्रॉबैक रहा। उसके अलावा विकर्णीय संबंधों की व्यवस्था न कर पाना, और इन्होंने डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में भी कोई भी बात नहीं की थी। तो इस वजह से क्या हो गई थी, मेंडलीफ की जो पेरियोडिक टेबल थी वो फेल हो गई थी। इसके कुछ रीजंस ये भी थे कि इनकी जो पेरियोडिक टेबल थी वो किसके बेसिस पर थी, एटॉमिक मास के बेसिस पर थी, और उसके बेसिस पे कुछ एलिमेंट जो है वो क्या कर रहे थे, सेम प्रॉपर्टीज नहीं दिखा रहे थे, यानी कि जो इनकी जो पेरियोडिक लॉ था उसके साथ कंसिडरेशन नहीं दे रहे थे, इसलिए क्या हो गया, इनकी जो पेरियोडिक टेबल थी वो हो गई फेल। अब इसके बाद हमको पढ़नी है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, अब वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।